हेलो एवरीवन, आकार आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो इस लेक्चर में हम लोग द हिंदू का न्यूज़ एंड एडिटोरियल एनालिसिस कर रहे हैं। हम देखेंगे कि न्यूज़पेपर से जो हमारे अलग अलग एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, जैसे आपके स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स होते हैं, या फिर और अलग अलग टाइप के एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें जीके जीएस की ज़रूरत होती है, एंड उनके जो प्रीलिम्स एंड उनके जो मेंस होते हैं उनके लिए हम न्यूज़पेपर से कैसे पढ़ सकते हैं और न्यूज़पेपर को पढ़ने की सही अप्रोच क्या हो सकती है। तो इस बारे में हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे। मेरा नाम है मृणाल कुमार। आज है 7 नवंबर ट्यूसडे। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए हैं। तो सबसे पहला है गवर्नर डिलेइंग क्रूशियल बिल्स। तो ये वही आर्टिकल फॉलो करता है जो हमने कल डिस्कस किया था कि गवर्नर जो है, जो स्टेट लेजिस्लेचर है, बिल्स जो है गवर्नर के पास कर रहा है, एंड गवर्नर जो है उन बिल्स को डिले कर रहे हैं, उस बारे में है आर्टिकल। अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस बाय कॉलेजियम, कि अभी सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने अभी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपॉइंट किया है, तो हम लोग कहीं थोड़ा बहुत कॉलेजियम के बारे में देख लेंगे। इंडिया भूटान रिलेशंस के बारे में एक आर्टिकल आया है कि नए कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया गया है। उसके बाद एक और न्यूज़ आई है हमारे नेट न्यूट्रलिटी के ऊपर, जहाँ पे टेलीकॉम ऑपरेटर्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का रेफरेंस है। एंड उसके बाद एक साइबर अटैक ऑन आधार डेटा, उसके बारे में अभी जो रिसेंटली हुआ है न्यूज़ आई है। एंड उसके बारे में, उसके अलावा आपकी और भी न्यूज़ आई है, जैसे आपके इलेक्शंस आ रहे हैं तो काफ़ी सारे डिफेक्शंस हो रहे हैं अलग अलग पार्टीज़ में, अलग अलग स्टेट्स में। तो डिफेक्शन के बारे में हम लोग अराउंड 31 अक्टूबर वाले एडिटोरियल में काफ़ी डिटेल में हम लोग बात कर चुके हैं। तो फॉर दैट यू कैन रेफर टू दैट। एंड उसके बाद हम लोग सीधे जंप करते हैं ऑन इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द डे। तो सबसे पहला आर्टिकल यही है कि गवर्नर डिलेइंग द क्रूशियल बिल्स एज अ मैटर ऑफ कंसर्न सेज सुप्रीम कोर्ट। तो अभी हम जानते हैं काफ़ी सारे स्टेट जो हैं, देखिए अलग अलग स्टेट्स हैं, जैसे पंजाब हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, तेलंगाना हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट है, अलग अलग स्टेट्स जो हैं, स्टेट्स जैसे हमने बात करी, पंजाब हो गया, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, आपका तेलंगाना हो गया। स्टेट गवर्नमेंट्स सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंची कंप्लेन लेके। कंप्लेन ये है कि भाई जो उन स्टेट्स का गवर्नर है, गवर्नर के पास काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटी होती है लेजिस्लेशन में, बिल्स को पास करने में, कि गवर्नर के असेंट के बाद ही कोई भी बिल एक एक्ट बन पाता है। लेकिन गवर्नर अगर उसे असेंट ना दे और उस बिल के असेंट को काफ़ी देर तक कोई एक्शन ना ले, डिले करे, तो वो एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है, कोई भी लॉ पास नहीं हो पाता। तो इसलिए ये वाले इश्यूज़ होते हैं। एंड अभी हम कल वाले ही लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्या क्या लॉज हैं इससे रिलेटेड। आर्टिकल 200 के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आर्टिकल 200 क्या कहता है कि गवर्नर्स के पास क्या क्या डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं आपके बिल्स को लेके। सबसे पहला तो असेंट कर सकता है गवर्नर बिल, ठीक है। उसके बाद विदहोल्ड कर सकता है, ठीक है। उसके बाद प्रेसिडेंट को रिफ़र कर सकता है बिल, या फिर रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है। एंड इसके अलावा एक और चीज़ गवर्नर कर सकता है, वो डिले कर सकता है कि वो कोई एक्शन ना ले, ना ही असेंट ले, ना ही विदहोल्ड करे, ना ही प्रेसिडेंट को भेजे, ना ही रिकंसिडरेशन के लिए करे। ये इसलिए क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कोई भी टाइम लिमिट के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं कहता कि गवर्नर को कितने समय में एक्शन लेना चाहिए। तो जब गवर्नर जो है 5th ऑप्शन यूज़ करता है, कोई एक्शन नहीं लेता एंड उस बिल को बस अपने पास रखा रहता है, ये कह के जब समय आएगा इस पर एक्शन लिया जाएगा, तब काफ़ी इश्यूज़ होने लगते हैं। क्योंकि कई बार डिलेज जो है 1 साल या फिर 2 साल इतने लंबे खिंच जाते हैं एंड 2 साल तक कोई एक्ट ही नहीं पास होता। तो ये स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, इलेक्टोरल प्रोमिसेस होते हैं, उनको फुलफ़िल करने के लिए एक्ट्स पास किए जाते हैं। तो गवर्नर अगर उनको डिले करता है, तो जो लोग लेजिस्लेचर में एमएलएज एक्ट पास कराना चाह रहे हैं वो नहीं कर पाते हैं। ये है पूरा इशू, और इसी के बारे में इस पूरे आर्टिकल में यहाँ पे बात हो रही है। तो यहीं पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गवर्नर्स ध्यान रखें, यहाँ पे गवर्नर्स ध्यान रखें कि गवर्नर्स जो हैं लोगों द्वारा इलेक्टेड नहीं होते, वो प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंटेड होते हैं, ठीक है। तो गवर्नर को ये एक्शन लेते हुए इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो इस बारे में यहाँ पे बात करी है। एंड इस आर्टिकल की अगर रेलेवेंस की बात करें, तो रेलेवेंस में अगर
प्री में देखें तो प्री के लिए ये आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स एंड आर्टिकल्स आते हैं। ठीक है, जैसे आपका सेपरेशन ऑफ पावर का प्रिंसिपल आ गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आ गया गवर्नर का रेफरेंस हो रहा है, तो गवर्नर का क्या कैसे गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है, कैसे रिमूव किया जाता है, क्या ग्राउंड्स होते हैं, क्या पावर्स होती हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। एंड इसके बाद यहाँ पे आ रहा है आपका बिल्स। तो बिल्स का क्या प्रोसेस होता है, स्टेट लेजिस्लेचर में गवर्नर के पास क्या पावर होती है, एंड इन्हीं सब के जो आपके आर्टिकल्स होते हैं, आर्टिकल्स क्या क्या कहते हैं, इन सब के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में आपको प्रीलिम्स में पता होना चाहिए। अक्सर इन सब चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। एंड अगर मेंस की बात करें, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये GS2 पॉलिटी में भी ये आपका सेंटर स्टेट रिलेशन, सेंटर स्टेट रिलेशन या फिर फेडरल इश्यूज़ के टॉपिक के अंडर आता है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नर जो है ये सेंटर अपॉइंट करता है एंड इसका कॉन्फ्रंटेशन डायरेक्टली जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उससे कॉन्फ्रंटेशन होता है। तो इन सब चीज़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इस आर्टिकल को पढ़ना है। उसके बाद आता है कलीजियम रिकमेंड्स चीफ जस्टिस ऑफ 3 हाई कोर्ट्स फॉर अपॉइंटमेंट टू सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये न्यूज़ है, तो इसके सबसे पहले रेलेवेंस देख लेते हैं। रेलेवेंस इसकी ये देखिए, प्रीलिम्स में भी पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है हमारे सुप्रीम कोर्ट की, यहाँ के अपॉइंटमेंट्स की। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या पूरा सिस्टम है अपॉइंटमेंट का, क्या आर्टिकल्स हैं अपॉइंटमेंट की। और अगर मेंस की बात करें तो मेंस में भी ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अलग अलग जो ग्रीवेंस एड्रेसल बॉडीज़ होती हैं आपके पॉलिटी में, ठीक है, कोर्ट्स होते हैं, क्या क्या हायरार्की होती है कोर्ट्स की, कौन अपॉइंट करता है, क्या क्या इश्यूज़ होते हैं आपके जुडिशरी में, क्या क्या अभी रिसेंट जजमेंट्स हैं, अलग अलग क्या क्या केसेस हैं, जैसे कि कलीजियम के लिए फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस, आपका NJAC क्या होता है, ये सब इस तरीके की डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए, क्या क्या इश्यूज़ हैं और क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं इन सब चीज़ों को लेके। ठीक है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इस आर्टिकल को पढ़ना है जब हम स्पेशली कलीजियम की बात करें। तो अब देख लेते हैं एक बार हम थ्योरी ब्रीफली हम लोग देख लेते हैं क्या क्या थ्योरी है इसमें, कि हाई कोर्ट के जजेस कैसे अपॉइंट होते हैं। तो सबसे पहले कौन सा आर्टिकल इस बारे में बात करता है, वो है आपका आर्टिकल 217 स्टेट्स दैट जजेस ऑफ अ हाई कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, सबसे पहली बात कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट, इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ द स्टेट। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा क्योंकि खुद ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, इससे रिलेटेड आपके डायरेक्टली प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आ सकते हैं। इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ अ जज अदर देन द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट इज कंसल्टेड। ठीक है, तो अगर कोई हाई कोर्ट जज अपॉइंट होता है तो उसे सबसे पहली बात तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है और कुछ लोगों से परामर्श करता है कि जैसे जो उस जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, स्टेट का गवर्नर है और आपका जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है। कंसल्टेशन का क्या प्रोसेस होता है, जो रिकमेंडेशन है जजेस का, कौन कौन से जजेस अपॉइंट होने चाहिए, कौन से नहीं होने चाहिए, वो कलीजियम सजेस्ट करता है। कलीजियम क्या होता है, बेसिकली एक ग्रुप ऑफ जज होता है। ठीक है, ग्रुप ऑफ जज होता है एंड इस ग्रुप में कौन कौन होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 2 सुप्रीम कोर्ट जज, ये ध्यान में रखिएगा ये वाला पॉइंट भी। द प्रपोजल हाउएवर इज इनिशिएटेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कंसर्न्ड इन कंसल्टेशन विद द 2 सीनियर मोस्ट कलीग्स। तो अगर किसी भी हाई कोर्ट को जजेस की रिक्वायरमेंट होती है, कोई जजेस रिटायर हो रहे हों, तो उसकी इनिशिएट कौन करेगा प्रपोजल, वहाँ का चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का। द रिकमेंडेशन इज सेंट टू द चीफ मिनिस्टर हु एडवाइजेज द गवर्नर टू सेंड द प्रपोजल टू द यूनियन लॉ मिनिस्टर। तो ये पूरी एक टाइप से चेन ऑफ कह लीजिए रिकमेंडेशंस हैं। एक जगह नीड पड़ती है कि जैसे हाई कोर्ट में नीड पड़ी जज की, तो जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होगा वो अपना 2
जजेस से कंसल्ट करेगा और फिर अपनी जो रिकमेंडेशन है ये चीफ मिनिस्टर को भेजेगा। चीफ मिनिस्टर जो है ये गवर्नर को बोलेगा एंड जो गवर्नर है, जो आपका यूनियन लॉ मिनिस्टर है, फिर ये रिक्वेस्ट उन्हें भेजी जाएगी। The Chief Justice of High Court is appointed as per the policy of having Chief Justice from outside the respective states। तो जनरली ये मान किया जाता है कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश का कोई भी चीफ जस्टिस अपॉइंट करना है हाई कोर्ट का, तो वो चीफ जस्टिस उत्तर प्रदेश का नहीं होना चाहिए। देखिए ये आपका ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली नहीं दे रखा है, बट ये एक टाइप से फॉलो किया जाता है, कन्वेंशन की तरह फॉलो किया जाता है। उसके बाद देखते हैं एडहॉक जजेस क्या होते हैं। द अपॉइंटमेंट ऑफ द रिटायर्ड जजेस वाज प्रोवाइडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 244A। अंडर द आर्टिकल, इस आर्टिकल के अंतर्गत एडहॉक जजेस के लिए चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट फॉर एनी स्टेट may any time with the previous consent of the president and request any person who has held the office of judge of that court or of any other high court to sit and act as a judge of the high court for the state। तो ये ध्यान में रखिएगा, इसके काफ़ी सारे डिटेल्स हैं एडहॉक जजेस में। सबसे पहले कौन रिक्वेस्ट करता है? उस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, ठीक है, किसी भी समय कर सकता है एंड प्रेसिडेंट के कंसेंट के साथ कर सकता है। और कोई भी व्यक्ति जो उस कोर्ट का हो या फिर किसी और हाई कोर्ट का जज हो, वो एज अ एक्टिंग जज बैठ सकता है। अब बात करते हैं हम लोग कलीजियम सिस्टम की। कलीजियम सिस्टम असल में है कि इट इज़ द सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ द जजेस दैट हैज़ इवॉल्व थ्रू द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड नॉट बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और बाय द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिकली ये एक अपॉइंटमेंट का सिस्टम है, ठीक है। जैसे अलग अलग प्रेसिडेंट को कोई अपॉइंट करता है, ठीक है, मिनिस्टर्स को कोई अपॉइंट करता है। तो इसी तरह जजेस जो होते हैं आपके सुप्रीम कोर्ट जज हो गए या फिर हाई कोर्ट जज हो गए, इनको क्या प्रोसेस होना चाहिए अपॉइंटमेंट का, वो एक टाइप से बॉडी कलीजियम डिसाइड करती है, ठीक है। तो ये जो बॉडी बनी है कलीजियम, ये एक टाइप से ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखी है और ना ही पार्लियामेंट के किसी लॉ में दे रखी है। ये जो बॉडी बनी है ये खुद सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग जजमेंट्स के थ्रू इवॉल्व करके ये बॉडी बनाई है, ठीक है। ये जो पूरा सिस्टम बना है अपॉइंटमेंट्स का, जजेस के सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट्स का, ये सिस्टम जो है खुद सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है, ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है ना ही लॉ में। तो अब देखते हैं इस एवोल्यूशन का, इस सिस्टम का एवोल्यूशन। ये आप ध्यान से देखिएगा, ये आपके दोनों प्रीलिम्स में एंड आपके मेंस में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला आता है फर्स्ट जजेस केस। First judge's case में it declared that the primacy of the Chief Justice of India recommendation on judicial appointment and transfer can be refused for cogent reasons। तो the ruling gave executive primacy over judiciary and executive for the next will। तो first judge's case में क्या हुआ था, जो executive authority है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी जजेस के सिलेक्शन में ओवर जुडिशियल अथॉरिटी। कि अगर जुडिशरी ने बोला कि कोई एक्स नाम का जज जो है अपॉइंट होना चाहिए और एग्जीक्यूटिव ने बोला, चीफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट या आपके पीएम ने या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने इस पे ऑब्जेक्शन दिखाया, तो जो प्रेफरेंस आपके एग्जीक्यूटिव की होगी उसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी, ना कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। तो बेसिकली यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ज़्यादा हावी था फर्स्ट जजेस केस के आउटकम में। उसके बाद आता है 1993, और एक और बात ध्यान रहे, आपको ईयर्स इसके याद रखने हैं। 1993 में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट इंट्रोड्यूस द कलीजियम सिस्टम होल्डिंग दैट कंसल्टेशन रियली मेंट कॉन्करेंस, ठीक है। यहाँ पे सेकेंड जजेस केस में एक्चुअली कलीजियम सिस्टम आता है। इट एडेड दैट इट वाज नॉट द सीजेआई's इंडिविजुअल ओपिनियन बट एन इंस्टीट्यूशनल ओपिनियन फॉर्म्ड इन कंसल्टेशन विद द टू सीनियर मोस्ट जजेस। यहाँ पे बोला गया कि पहले के मुकाबले पहले क्या होता था, सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ओपिनियन लिया जाता था जजेस के अपॉइंटमेंट में। अब क्या होगा, सिर्फ चीफ जस्टिस नहीं, दो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस का भी ओपिनियन लिया जाएगा, ठीक है। थर्ड जजेस केस में 1998 में होता है, सुप्रीम कोर्ट ऑन द प्रेसिडेंट्स रेफरेंस
expanded the collegium to a 5-member body comprising CJI and 4 of his senior most colleague। तो थर्ड जजेस केस में ये जो 3 मेंबर का कोलिजियम था, क्या, एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 2 सुप्रीम कोर्ट जजेस, ये यहाँ पे एक्सपैंड हो गया, ये बन गया 5 मेंबर का। अब यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सुप्रीम कोर्ट जजेस। ठीक है, तो ये है बेसिकली 3 जजेस के केसेस। एंड एक और आता है आपका 4th जजेस केस, जहाँ पे आपका एनजैक जो है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी जो है, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया था। तो ये चीज़ें, ये 4 आपको ध्यान में रखने हैं। उसके बाद अब ये जो पूरा प्रोसेस है कलीजियम का, इसमें काफ़ी सारा क्रिटिसिज्म होता है, इसका काफ़ी सारे क्रिटिसिजम्स बोले जाते हैं इसके अगेंस्ट, काफ़ी सारे इश्यूज़ रेस किए जाते हैं। क्या क्या होते हैं सब कलीजियम में इश्यूज़? सबसे पहला तो ये है कम्बरसम प्रोसेस होता है। देयर आर इनऑर्डिनेट डिलेज इन द अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस एंड डिप्लीटिंग नंबर इन द हायर जुडिशरी थ्रेटन टू अफेक्ट द जस्टिस डिलीवरी मैकेनिज्म। सबसे पहली बात तो कलीजियम सिस्टम में बताया जाता है काफ़ी ज़्यादा डिले होता है, स्पेशली जब हाई कोर्ट के जजेस अपॉइंट होते हैं, तो इससे ओवरऑल आपका जस्टिस डिलीवरी में इम्पैक्ट होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है। ठीक है, कलीजियम सिस्टम ने बस इतना बताया है कि हाँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सीनियर मोस्ट जजेस हमारे कंसल्टेशन में रहेंगे। इसके अलावा कुछ नहीं बताया कि क्या क्राइटेरिया फॉलो करेंगे, क्या डिस्कशन होगा उनके बीच में, क्या ट्रांसपेरेंसी होगी उनकी, क्या वो पब्लिश करेंगे अपने डिस्कशंस या अपने आर्गूमेंट्स, कुछ नहीं। तो क्या क्राइटेरिया असल में फॉलो होता है, मेरिट के बेसिस पे, सीनियरिटी के बेसिस पे, लोगों को कुछ नहीं पता। और किस बेसिस पे जजेस अपॉइंट होते हैं, ये भी इसके बारे में भी कुछ किसी और को नहीं पता। Presently, there is no structured process to investigate if a judge who is recommended by a collegium has any conflict of interest। ठीक है, और अभी कोई ऐसा सिस्टम भी नहीं है कि अगर किसी जज का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो उसे आइडेंटिफाई किया जाए। ठीक है, तीसरा है इम्प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन। इट टेंड्स टू फेवर पर्टिकुलर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी that is far from being representative of the population for whom it seeks delivery of justice। कि ठीक है, तो कॉलेजियम सिस्टम में एक तो जो कॉलेजियम सिस्टम से जजेस आते हैं, कहीं ना कहीं देखा गया है कि जिस बैकग्राउंड के जजेस आते हैं उसमें नेपोटिज्म काफ़ी होता है। ठीक है, काफ़ी सारे इश्यूज़ होते हैं, जैसे नेपोटिज्म का हो गया, उसमें वुमेन रिप्रेजेंटेशन नहीं होती। एंड अभी जो रिसेंटली एक इशू चला था ट्रांसजेंडर जज का, तो उसे अपॉइंट नहीं करवाया, उसे उन्हें अपॉइंट नहीं करा था। तो एक पर्टिकुलर सेक्शन ही है ऑफ सोसाइटी है जो कि जजेस के तौर पे अपॉइंट होते हैं, जिनको कॉलेजियम रिकमेंड करता है। कॉलेजियम एक टाइप से काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज होता है फॉर बीइंग बायस्ड टुवर्ड्स अदर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, चौथे नंबर पर है वैकेंसी इन हाई कोर्ट। द टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ द जजेस अक्रॉस द 25 हाई कोर्ट इज 1098, बट वर्किंग स्ट्रेंथ इज ओनली 645, अ शॉर्टफॉल ऑफ 453। तो जो कॉलेजियम सिस्टम है, जो जजेस का शॉर्टफॉल है, उसे कम नहीं कर पाया है। ठीक है, अभी तक हमारे कंट्री में स्ट्रेंथ है हमारी 1098 जजेस की, और वैकेंसी है अभी तक 453 जजेस की। और उसके बाद पांचवा है पेंडेंसी ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा होता है। काफ़ी सारे हाई कोर्ट्स में पेंडेंसी ऑफ केसेस है फॉर अबाउट 3.7 करोड़, एंड इसलिए इट रिक्वायर्स इम्प्रूवमेंट ऑफ जुडिशल सिस्टम। अब रिफॉर्म के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं? अटेम्प्ट टू रिफॉर्म वाज मेड टू रिप्लेस कॉलेजियम बाय नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी, जो हमने शुरुआत में किया था इन 2014 थ्रू अ 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये कुछ फैक्ट्स हैं, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखने हैं कि जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन आया था, उस सरकार ने 2014 में लाई थी, और 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2014 के अंदर। तो ये था कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी ये प्रपोज टू मेक अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड चीफ जस्टिस मोर ट्रांसपेरेंट। तो जो कॉलेजियम सिस्टम का ट्रांसपेरेंसी वाला इशू है, कहीं ना कहीं उसको एड्रेस करने के लिए ये आता है। दे विल बी सिलेक्टेड बाय अ कमीशन हुज मेंबर्स विल बी ड्रॉन फ्रॉम जुडिशरी, लेजिस्लेचर एंड सिविल सोसाइटी। तो जो कॉलेजियम है, ये एक कमेटी से रिप्लेस होगा। ठीक है, कॉलेजियम में सबसे पहली बात तो सिर्फ जुडिशरी के ही मेंबर्स हुआ करते थे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जुडिशरी के भी मेंबर्स होंगे, यहाँ पे आपके एग्जीक्यूटिव के भी मेंबर्स होंगे, और यहाँ पे
सिविल सोसाइटी के भी मेंबर्स होंगे। तो एक टाइप से यहाँ पे जो अकाउंटेबिलिटी होगी वो और ज़्यादा होगी, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन और जो डिसीजन होगा वो और ब्रॉड बेस्ड होगा इसके मुकाबले। द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड NJAC unconstitutional 2015, citing it violates the basic structure of the constitution, it poses a threat to the independence of judiciary। तो 2015 में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया, ये बोल के कि ये बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है। बेसिक स्ट्रक्चर में कौन सा पार्ट? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, कि अगर जुडिशरी के अब जजेस के अपॉइंटमेंट में अब अगर एग्जीक्यूटिव भी शामिल होने लगे तो कहीं ना कहीं एक टाइप से अनड्यू इन्फ्लुएंस आने लगेगा, जो जुडिशल इंडिपेंडेंस है कहीं ना कहीं वो इरोड होने लगेगी, इसलिए हम इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने उस समय कहा था। अब उसके बाद ये वाला जो आर्टिकल है आपका, इंडिया भूटान टू डिस्कस रूट्स ऑफ रीजनल कनेक्टिविटी, ठीक है। द किंग टॉक्स विद PM, टू साइड्स एग्री टू गो हेड विद द फाइनल सर्वे ऑफ द 58 किलोमीटर लिंक बिटवीन गेलेफू एंड कोकराझार और सेकेंड रेल लिंक बिटवीन भूटान एंड वेस्ट बंगाल। तो सबसे पहले इस आर्टिकल की रेलेवेंस मैं आपको समझा दूँ। तो अगर प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्लेसेस का जिक्र हो रहा है, ठीक है। प्लेसेस का जिक्र हो रहा है तो यहाँ पे आपको जोग्राफिकल लोकेशन आपको बिल्कुल मैप पता होनी चाहिए, इसकी मैप पे कौन कौन सी कहाँ लोकेशंस हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए डेफिनेटली। इसके बाद अगर मेंस की अगर बात करें, मेंस के लिए ये आपका GS2 इंटरनेशनल रिलेशन में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली जो आपके नेबरहुड कंट्रीज़ हैं, नेबरहुड बायलेटरल रिलेशंस, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अब इसके ज़रा बैकग्राउंड के बारे में बात कर लें। अभी रिसेंटली क्यों अब भूटान फिर से न्यूज़ में आया था, क्योंकि अभी हमने कुछ टाइम पहले अपने एडिटोरियल में डिस्कस किया था कि अभी रिसेंटली भूटान डायरेक्टली अब चाइना से इंगेज कर रहा है ताकि थोड़ा बॉर्डर टॉक्स हों, ठीक है, बॉर्डर डिलिमिटेशन में क्लैरिटी हो एंड बाकी इश्यूज़ में इंगेजमेंट हो। तो अभी क्योंकि डायरेक्ट अब भूटान जो है इंडिया का सबसे क्लोजेस्ट एंड सबसे मतलब सबसे अच्छे टर्म्स हैं जिस नेबरहुड के साथ, वो है भूटान, और काफ़ी लंबे समय तक, ठीक है। तो अब जब भूटान भी चाइना से इंगेज करने लगा तो कहीं ना कहीं अब इंडिया थोड़ा और प्रोएक्टिव एफर्ट दिखा रहा है। तो जैसे इस वाले आर्टिकल में बात करा है कि इंडिया ने जो अभी रिसेंटली इंगेज कर रहा है भूटान के साथ, तो जो रीजनल कनेक्टिविटी यहाँ देखिए, रीजनल कनेक्टिविटी और जो आपका बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर और आपका इमिग्रेशन पोस्ट है उसको अपग्रेड करने के लिए, ठीक है। उसके बाद ये देखिए ब्लू में आपके सारे जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं कि जैसे सबसे पहला 58 किलोमीटर क्रॉस बॉर्डर रेलिंग बिटवीन गेलेफू एंड कोकराझार इन आसाम, इसकी आपको वैसे लोकेशन पता होनी चाहिए। सेकेंड रेलिंग बिटवीन समसे इन भूटान एंड बानरघाट एंड वेस्ट बंगाल टी गार्डन, इसकी आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। खैर अगले वाली स्लाइड्स में हम सारे मैप्स देखेंगे। एंड उसके बाद agreed to allow Bhutanese trade items to be carried further from हल्दीबारी in West Bengal to चिलाहाटी in बांग्लादेश, ठीक है, इसकी आपको लोकेशन आपको मैप पे पता होनी चाहिए। एंड उसके बाद बात इस कॉन्फ्रेंस में की गई कि जो गेलेफू में एयरपोर्ट बनना है उसके बारे में। तो ये सारे जो ब्लू कलर में मार्क्ड हैं दे आर इम्पॉर्टेंट लोकेशंस जो कि इंडिया भूटान के रिलेशंस में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्राई टू फाइंड देम एंड ट्राई टू मैप देम, ठीक है। तो बेसिकली इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करी है। एंड ये क्यों सिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंस क्या है इस पूरे आर्टिकल की, इस पूरे इवेंट की? सिग्निफिकेंस ये है कि कोविड के बाद से भूटान काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट में नेगेटिवली इम्पैक्ट हुआ था, काफ़ी तेज़ हिट किया था कोविड ने भूटान की इकोनॉमी को, ठीक है। क्योंकि भूटान जो है मोस्टली उसका जो रेवेन्यू है मोस्टली टूरिज़्म के थ्रू आता है, बट कोविड के बाद वहाँ से टूरिज़्म इन्फ्लक्स बहुत ही ज़्यादा कम हो गया था, ठीक है। क्यों? वहाँ पे पहली बात तो लॉकडाउन, बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन हुआ था वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद कंट्री की ग्रोथ बहुत कम हो गई थी, ठीक है। उसके बाद लोग जो है वहाँ से बाहर माइग्रेट करने लगे थे, स्पेशली यूथ है, क्योंकि उनको जॉब्स नहीं मिल रही थी, वेजेस नहीं मिल रही थी, एजुकेशन नहीं मिल रही थी, उनका फॉरेक्स रिजर्व्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा घट रहे थे, उनका जो डेट है
वो कर्जा है वो ज़्यादा कंट्री इंडिया के प्रति स्पेशली बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। तो इन सब चीज़ों के चलते भूटान की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि उन्हें कुछ रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। तो ये उन कुछ रिफॉर्म्स की बात है जिसमें इंडिया का उसे वो कोऑपरेशन चाह रहा है। अब हम एक बार देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट मैपिंग वाली लोकेशन है जिनके बारे में हमने बात करी है। तो देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं, ये है ग्रे कलर में भूटान एंड ये है आपका वेस्ट बंगाल एंड आसाम। तो सबसे पहले ये देखिए यहाँ पे इसके बारे में बात हो रही है एंड उसके बाद समसे एंड बानरहाट के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो ये दोनों कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इस वाले कॉन्फ्रेंस में बात करी हैं। एंड इनके बाद ये वाले जो कुछ हैं आपके, ये बाकी प्रोजेक्ट्स हैं, इनको भी आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे इनका डिटेल है कि जो कोकराझार और गिलेफू के बीच की रेल लिंक है ये आपका 57 किलोमीटर का है। ठीक है, जो आपका ये वाला रेल लिंक है ये आपका 23 किलोमीटर्स का है। तो इसको और आगे पुश करने की बात करी है इस कॉन्फ्रेंस में। एंड अब एक बार देख लेते हैं बाकी लोकेशंस की कि हल्दीबारी की जो बात हो रही थी, हल्दीबारी आपका यहाँ पे आता है। ठीक है, आपके वेस्ट बंगाल में। चिलाहाटी जो है आपका बांग्लादेश में आता है। एंड अभी जो रिसेंटली हमने बात करी थी ये कि एक त्रिपुरा और बांग्लादेश को रेल लिंक ज्वाइन कर रहा है, अगरतला एंड अखौरा, वो ये वाला रेल लिंक है। ये आप लोकेशंस ध्यान में रखिएगा, ये आपके ज्योग्राफी के मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। एंड उसके बाद जैसे आप एक बार रेफरेंस के लिए देख लीजिए कि जैसे ये है आपका भूटान, दिस इज़ भूटान, ये है सिक्किम, ये है आसाम। तो गिलेफू और कोकराझार ये इनका रिलेटिव लोकेशन है। और ध्यान में रखिए ये डोकलाम से बहुत ज़्यादा पास में है। अभी यहाँ पे कुछ साल पहले इंडिया और चाइना का यहाँ पे स्टैंड ऑफ हुआ था। ये ट्राई जंक्शन है भूटान, इंडिया और चाइना का। तो इस यहाँ ये पर्सपेक्टिव आप याद रखिएगा मैपिंग का। एंड उसके बाद हम लोग एक और बात देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे बांग्लादेश के इंफ्रास्ट्रक्चर की इंडिया बांग्लादेश का भी बात हुई है। तो देखिए ये वाला जो है ये वाला प्रोजेक्ट है अगरतला अखौरा। ठीक है, एंड ये जो पूरा आप देख रहे हैं ब्लैक कलर में जो सर्कल पूरा ऐसा जा रहा है, ये असल में है क्या, ये रेल लिंक्स ऑन इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। अभी तक सिर्फ यही वाला ऑपरेशनल हुआ है एंड हम चाह रहे हैं कि ये भी आगे चल के हो जाए। ये हो गया आपका हल्दीबारी एंड चिलाहाटी, इस बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो ये आप एक बार मैप ध्यान से देख लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग एडिटोरियल एनालिसिस पे, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स आए हैं। आज के एडिटोरियल जो हैं काफ़ी कंसेप्चुअल टाइप का एक एडिटोरियल आए हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या, अ टेलीको डबल डिप अटेम्प्ट दैट थ्रेटन्स नेट न्यूट्रलिटी। तो सबसे पहले इसकी अगर रेलेवेंस देखें, रेलेवेंस में प्रीलिम्स की पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता यहाँ पे मेंशन हो रहा है, जैसे टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात हो रही है नेट न्यूट्रलिटी की, यहाँ पे बात हो रही, तो आपको पता होना चाहिए कि नेट न्यूट्रलिटी क्या होती है। ठीक है, एंड यहाँ पे उसके बाद मेंस की अगर बात करें, मेंस की यहाँ पे सबसे पहले तो GS2 में आपका गवर्नेंस वाला जो पार्ट है, आपके गवर्नेंस में ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एंड क्योंकि यहाँ पे आपका OTT के रेगुलेशन की बात हो रही है एंड आपका TRAI की यहाँ पे रेगुलेटरी बॉडीज़ की बात हो रही है, तो इसलिए आपको इस पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इस आर्टिकल के बारे में सीधे कि ये आर्टिकल है जो कहता है कि हमें नेट न्यूट्रलिटी को अपहोल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हुआ क्या है कि जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, अभी ऐसा आया है कि रेगुलेट करता है ओवर द टॉप सर्विसेज। ओवर द टॉप सर्विसेज क्या होती है, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, हॉटस्टार हो गया, सोनी हो गया, अमेज़ॉन हो गया, आपका व्हाट्सएप हो गया। ठीक है, इनको रीज़न क्या है कि
ये जो है एक टाइप से अनइवन प्लेइंग फील्ड क्रिएट करते हैं, ठीक है। एंड इसकी वजह से जो ट्रेडिशनल आपके ऑपरेटर्स हैं जैसे एसएमएस और वॉइस मैसेजेस के, वो ओटीपी और ओटीटी सर्विसेज जो हैं अनइवन प्लेइंग फील्ड क्रिएट कर रही हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो ओटीटी सर्विसेज हैं उनके ऊपर अभी बहुत ज़्यादा रेगुलेशन नहीं है, लार्ज, और इनका काफ़ी ज़्यादा लार्ज मार्केट शेयर है। तो जो टेलीकॉम कंपनीज़ हैं जैसे आपका एयरटेल हो गया, जैसे आपका वोडाफोन हो गया और एक्सेट्रा जो भी हो गया, ये सब चाहती हैं कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से कि ये ओटीटीज़ को भी काफ़ी ज़्यादा रेगुलेट करें, क्योंकि ओटीटी जब एक्सपैंड कर रहा है, ये आपका जो ट्रेडिशनल सर्विसेज होती हैं जो कि आपके टेलीकॉम सर्विसेज के थ्रू होती हैं, इनको नुकसान हो रहा है, ये बात है। तो इट इज़ बेसिकली टेलीकॉम कंपनीज वर्सेस ओटीटी, एंड यहाँ पे बीच में आता है नेट न्यूट्रलिटी, ठीक है। ये चाह रहे हैं कि इनके ऊपर भी रेगुलेशन हो, क्योंकि रेगुलेशन ना होने की वजह से इनको नुकसान पहुंच रहा है। ये है बेसिक टू बेसिक अगर ब्रेक डाउन करूँ तो सबसे पहले देखते हैं नेट न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है। कि सबसे पहली बात देखिए, इंटरनेट प्रोवाइड कौन करता है? इंटरनेट प्रोवाइड करता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। अब इनके ऊपर एक ऑब्लिगेशन होता है कि जो भी ट्रैफिक होता है इंटरनेट पे, वो उसको इक्वली ट्रीट करें, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना करें, ठीक है। इसलिए ना करें ताकि जो भी व्यक्ति है इंटरनेट को एक्सेस कर रहा है, वो सारी वेबसाइट को इक्वली एक्सेस कर पाए, ठीक है। कोई भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, वो किसी भी वेबसाइट को बिना किसी अच्छे रीज़न के ब्लॉक नहीं कर सकती, ठीक है, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन को कर्टेल नहीं कर सकती ताकि उसको ब्लॉक करके या फिर उसको मैनिपुलेट करके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को फ़ायदा हो। तो ऐसा कोई एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। नेट न्यूट्रलिटी, मान लीजिए ये पूरा का पूरा इंटरनेट का स्पेस है, ठीक है। इस स्पेस पे आपकी कुछ ओटीटी सर्विसेज हैं जैसे नेटफ्लिक्स है, जैसे अमेज़ॉन है, जैसे आपका हॉटस्टार है, ठीक है। इसके अलावा और भी अलग अलग वेबसाइट्स हैं जैसे फेसबुक है, जैसे आपका इंस्टा है, जैसे आपका एक्स प्लेटफॉर्म है, ठीक है। बहुत और जितनी भी वेबसाइट्स हैं सिर्फ इस स्फीयर में एग्जिस्ट करती हैं। जितने भी आपके ओटीटी प्लेटफॉर्म्स वेबसाइट हैं वो इसी के ऊपर आके होस्ट करती हैं, ठीक है। या ये हो गया आपका पूरा इंटरनेट, ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए आप और मैं, हम लोग जैसे कस्टमर्स हैं। तो यहाँ ये हो गए कंज्यूमर्स, ये हो गए सप्लायर्स। इंटरनेट की जो वेबसाइट होती है, मान लेते हैं इनको हम बोल देते हैं सप्लायर्स। तो अब अगर कंज्यूमर सप्लायर से जुड़ना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं उनको एक्सेस करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, ठीक है। इंटरनेट कनेक्शन जो है उनके पास नहीं होता है, ठीक है। मोबाइल फ़ोन होता है लेकिन सिम कार्ड तो कहीं और से ख़रीदना पड़ता है ना। तो यहाँ पे आपके कुछ इंटरमीडियरीज आते हैं। इंटरमीडियरी कौन आता है? आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आता है। यहाँ पे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या करता है, यहाँ पे एक टावर खड़ा करता है। ये जो टावर है ये आपका इंटरनेट से जोड़ता है आपके लोगों को, ठीक है। अब लोग क्या करते हैं, एक सिम कार्ड खरीदते हैं और यहाँ पे डेटा खरीदते हैं, ठीक है। आपका इस आईएसपी, मान लीजिए ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है एयरटेल। तो एयरटेल ने एक लखनऊ में अपना टावर लगाया और जो लोग हैं लोगों को सिम कार्ड प्रोवाइड कराया, ठीक है। हर किसी को एक एक सिम कार्ड प्रोवाइड कराया और हर किसी को एक्सेस दिया अपने इंफ्रास्ट्रक्चर्स के थ्रू इंटरनेट को एक्सेस करने का, ठीक है। तो एयरटेल जो हो गया इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है इतने सारे लोगों को। सर्विस प्रोवाइड ये कर रहा है कि इंटरनेट लोगों को एक्सेस करने को मिल रहा है। अब इसके लिए जो है एक्सेस के लिए अब एयरटेल करता है चार्ज। जैसे जो आप डेटा पैक्स खरीदते हैं, ठीक है, वो होता है आपका इंटरनेट सर्विस एक्सेस का जो होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए अब यहाँ पे एयरटेल के पास आ गई काफ़ी ज़्यादा पावर कि एयरटेल है जो कि इतने सारे लोगों को इतने सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म से कनेक्ट कर रहा है। अब लोग जो हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में
नेटफ्लिक्स को एक्सेस करने के लिए भी पैसे देते हैं, अमेज़ॉन को एक्सेस करने के लिए भी पैसे देते हैं, हॉटस्टार यूज़ करने के लिए भी पैसे देते हैं। अब क्या होता अगर एयरटेल जो है कुछ इंटरफेरेंस करने लगे, ठीक है, एयरटेल जो है थोड़े अगर और पैसे कमाना चाहे तो एयरटेल क्या करता है। अब एयरटेल ये कहता है यहाँ पे इन वेबसाइट्स, एयरटेल जो है इन वेबसाइट से कहता है कि देखिए आप लोग जो हैं मैं इंटरनेट प्रोवाइड करा रहा हूँ और मेरे जो कंज्यूमर्स हैं वो मेरे थ्रू ही आपको एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है, ये होता है। तो अब एयरटेल चाहेगा कि अगर किसी को अगर नेटफ्लिक्स देखना है, ठीक है, अगर नेटफ्लिक्स चाहे तो एयरटेल को और ज़्यादा पेमेंट देके अपनी स्पीड बढ़वा सकता है कि जो लोग हैं जब नेटफ्लिक्स एक्सेस करें तो एयरटेल के थ्रू उन्हें ज़्यादा स्पीड मिले, ठीक है। तो एयरटेल कहेगा कि मेरे को जो इतने एक्स अमाउंट ऑफ रुपीज़ देगा मैं उसकी स्पीड ज़्यादा बढ़ा दूंगा। तो मान लीजिए नेटफ्लिक्स ने दे दिया और हॉटस्टार ने दे दिया लेकिन अमेज़ॉन ने नहीं दिया, तो जो अमेज़ॉन यूज़ कर रहा है कंज्यूमर, मान लीजिए ये वाला कंज्यूमर जो है ये अमेज़ॉन यूज़ कर रहा है तो इसको स्पीड कम मिलेगी, लेकिन जो ये वाला कंज्यूमर है अगर नेटफ्लिक्स यूज़ कर रहा है तो इसको स्पीड ज़्यादा मिलेगी। तो जो एयरटेल है कुछ वेबसाइट्स के प्रति भेदभाव कर रहा है कि कुछ वेबसाइट्स को ज़्यादा एक्सेस दे रहा है, कुछ वेबसाइट्स को कम स्पीड दे रहा है, या फिर मान लीजिए कोई कल को एयरटेल जो है इसको एक्स जो प्लेटफॉर्म है इसको ब्लॉक कर दे और फेसबुक को और सस्ता बना दे, तो एक टाइप से ये भी एक टाइप का डिस्क्रिमिनेशन होगा। तो ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है नेट न्यूट्रलिटी का कि एयरटेल जो है इस इंटरनेट पे जितने भी वेबसाइट्स हैं, जितने भी अलग अलग वेबसाइट्स हो गई, आपका सोशल मीडिया नेटवर्किंग हो गई, OTT प्लेटफॉर्म हो, सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। किसी को भी ब्लॉक नहीं करना चाहिए, किसी को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए, किसी की स्पीड कम या तेज़ नहीं करना चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं ब्लॉक करनी चाहिए। एयरटेल का काम है एक इंटरमीडियरी का काम करना एंड एयरटेल को सिर्फ यही काम करना चाहिए। तो अब अगर एयरटेल सारे वेबसाइट्स को न्यूट्रली ट्रीट करता है तब उसे हम कहते हैं नेट न्यूट्रलिटी। ये होता है पूरा कॉन्सेप्ट नेट न्यूट्रलिटी का। अब क्या होता है कि अगर नेट न्यूट्रलिटी ना हो तो सबसे पहली बात तो मोनोपोलाइजेशन ऑफ इंटरनेट, कि जो इंटरनेट को सिर्फ एक ही कंपनी जो है कंट्रोल करने लगती है, कि जो इंटरनेट का ट्रैफिक है, इंटरनेट पे क्या डेटा फ्लो हो रहा है, क्या इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है, लोग कौन सी वेबसाइट्स देख रहे हैं, लोग कौन सी वेबसाइट्स नहीं देख रहे हैं, ये सब का सब एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंट्रोल करने लगता है, ठीक है। लोगों का उस पर कोई फिर फ्रीडम नहीं रह जाता है, डिस्करेज इनोवेशन होता है, स्टार्टअप्स कुड बी एट डिसएडवांटेज कंपेयर टू द बिग प्लेयर्स, दे कुड पे फॉर फास्टर एक्सेस। कि मान लीजिए एक बहुत बड़ी वेबसाइट है नेटफ्लिक्स, ठीक है, और एक छोटा सा कोई स्टार्टअप है एस, तो नेटफ्लिक्स के पास तो बहुत पैसा है, अगर नेट न्यूट्रलिटी ना हो तो नेटफ्लिक्स जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को बहुत ढेर सारा पैसा देके बोल सकता है कि तुम मेरी ही वेबसाइट प्रमोट करोगे अपने इंटरनेट पे। जबकि जो नया स्टार्टअप है, जो कुछ नया बिजनेस प्लान या फिर कुछ नया कंटेंट लाया है, इसके पास इतने पैसे नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं ये डिसएडवांटेज में रहेगा, इसे एक अनड्यू एडवांटेज मिलेगा। और इसके बाद पैकेज प्लान फॉर कंज्यूमर्स, ठीक है, तो कंपनीज ऐसा भी करने लगेंगी कि जैसे अभी तक क्या होता है, अगर आपको इतना डेटा चाहिए होता है, मान लीजिए 2 GB डेटा चाहिए होता है तो आपको इसके लिए कुछ पैसे भरने पड़ते हैं, अगर 4 GB चाहिए होता है इसके लिए भरने पड़ते हैं, या फिर आपको 4G स्पीड चाहिए तो फिर आपको इतने पैसे भरने पड़ते हैं, या 5G चाहिए तो इतने पैसे। अब क्या होने लगेगा, अगर नेट न्यूट्रलिटी ना हो तो एयरटेल ये भी कहने लगेगा कि अगर आपको फेसबुक यूज़ करना है तो आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे, अगर आपको इंस्टा यूज़ करना है तो आपको इतने पैसे, और अगर आपको एक्स यूज़ करना है तो उसके भी पैसे लगेंगे। तो ये हो सकता है अगर नेट न्यूट्रलिटी ना हो तो, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है नेट न्यूट्रलिटी। तो अब OTT प्लेटफॉर्म्स पे इम्पैक्ट क्या है नेट न्यूट्रलिटी का। टेलीकॉम कंपनीज जो हैं ये क्या चाहती हैं कि जो नेटफ्लिक्स हो गया, हॉटस्टार हो गया, अमेज़ॉन प्राइम हो गया, ये वो जो एयरटेल जो इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है, फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं दे रहा हूँ, एयरटेल जो इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है, ये कंपनीज इस इंटरनेट का बहुत बड़ा हिस्सा खा जाती हैं, ठीक है, दे कंज्यूम लार्ज बैंडविड्थ। तो कहीं ना कहीं अगर इतनी
स्पेस ये लोग ले रहे हैं हमारे इंटरनेट का, तो इनके ऊपर भी चार्ज करना चाहिए, ठीक है, इनसे भी हमें टैक्स लेना चाहिए। टेलीकॉम कंपनीज़ ये चाहती हैं, ठीक है। तो अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखने वाली है, जो टेलीकॉम कंपनीज़ हैं वो इंटरनेट की ओनर नहीं हैं। इंटरनेट जो है एयरटेल का नहीं है, इंटरनेट जो है वोडाफोन का नहीं है। इंटरनेट जो है वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, हर किसी के लिए ओपन है, हर किसी के लिए फ्री एक्सेस है। लेकिन ये कंपनीज़ क्या चाह रही हैं, हम इंटरनेट पे कंटेंट को कंट्रोल करें, ठीक है। जो कंज्यूमर्स हैं कहीं ना कहीं उनको पे करना चाहिए कि अगर कोई अगर एयरटेल का नेट यूज़ कर रहा है तो एयरटेल को पे करना चाहिए नेटफ्लिक्स को देखने के लिए। ये टेलीकॉम कंपनीज चाह रही हैं। अब ओ टी प्लेटफॉर्म का एक बार पक्ष देख लेते हैं। ये जो है कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, आपको अलग अलग सीरीज़ प्रोवाइड करते हैं, अलग अलग मूवीज़ हो गई, ठीक है, म्यूज़िक हो गया, आपका डॉक्यूमेंट्री हो गया, ठीक है, अलग अलग टाइप की सर्विस प्रोवाइड करती हैं। एंड जब अलग अलग टाइप की सर्विस प्रोवाइड करती हैं तो और लोग उसको देखना चाहते हैं, और लोग सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है, और लोग उनको वॉच करते हैं। इससे क्या होता है, उनकी डिमांड ज़्यादा होती है इंटरनेट पे। तो कहीं ना कहीं अगर इंटरनेट की डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी तो लोग और भी ज़्यादा रिचार्ज करवाएंगे अपना टेलीकॉम कंपनीज से। तो कहीं ना कहीं इससे टेलीकॉम कंपनीज़ को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि इंटरनेट ज़्यादा यूज़ होगा तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। अब एक बार देख लेते हैं कि अगर ऐसा होता है तो कंज्यूमर्स पे क्या इम्पैक्ट होता है, कि अगर हम OTT प्लेटफॉर्म्स को भी चार्ज करने लगें, टेलीकॉम कंपनीज OTT प्लेटफॉर्म से भी अगर पैसा लेने लगें तो क्या होगा। तो एक टाइप से जो कंज्यूमर्स हैं उन पे और ज़्यादा पैसे का बर्डन आ जाएगा, ठीक है। अभी तक क्या होता था, दो तरीके की सर्विस एक्सेस करते हैं। जैसे आपको अगर नेटफ्लिक्स देखना है तो सबसे पहले तो आप रिचार्ज का पैसा भरेंगे एंड उसके बाद आप सब्सक्रिप्शन का पैसा भरेंगे, लेकिन तब ये सारी चीज़ें और ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगी। अभी जो है कंज्यूमर्स के पास फ्रीडम है चूज़ करने का, ठीक है, तब इतना फ्रीडम नहीं होगा। तो अब जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं ये चार्ज करना चाह रहे हैं, कंज्यूमर्स को भी चार्ज करना चाह रहे हैं कि अगर एयरटेल अगर कहता है आपको नेटफ्लिक्स देखना है तो आपको मुझे इतने पैसे देने पड़ेंगे। और OTTs को भी टेलीकॉम कंपनीज चार्ज करना चाहती हैं कि एयरटेल नेटफ्लिक्स से भी बोलेगा अगर आपको एयरटेल के नेटवर्क पे आके अपना कंटेंट होस्ट करना है तो आपको हमें भी पैसे देने पड़ेंगे। तो ये चीज़ रॉन्ग है कि आप दोनों तरफ से एक टाइप से प्रॉफिटियरिंग इतना करना चाहते हैं कि एक टाइप से इसमें लोगों की सुविधा ही कम हो जा रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे इस आर्टिकल में ऑथर ने समझाया है कि टेलीकॉम कंपनीज क्या करने की कोशिश कर रही हैं। तो ये समझिए कि एक हाईवे मान लीजिए ये, ठीक है, ये एक हाईवे है, यहाँ पे टोल बूथ है, ठीक है, अलग अलग गाड़ियाँ लगी हैं यहाँ पे, ये ब्लू कलर में अलग अलग कार्स हैं और 1 2 3 4 है कार्स के ब्रांड की। मान लीजिए जो कार 1 2 है वो टोयोटा ब्रांड की है और कार जो 3 4 है ये मारुति ब्रांड की है। तो अब टोल जो है, टोल स्टेशन ये कहता है कि जो मारुति ब्रांड है देखिए वो ज़्यादा पॉपुलर है, उसकी ज़्यादा गाड़ियाँ होती हैं, ठीक है, ज़्यादा गाड़ियाँ होने की वजह से ये ज़्यादा ट्रैफिक क्रिएट करती हैं, तो इसलिए हम इनसे ज़्यादा टोल टैक्स लेंगे, ठीक है। और टोल वाले ये भी कहते हैं कि जो मारुति बना रहे हैं, ठीक है, हम उनसे भी टैक्स लेंगे, तो एक टाइप से मैन्युफैक्चरर से भी टैक्स लेंगे। तो अब क्या होगा कि जब मैन्युफैक्चरर्स को भी टैक्स भरना पड़ेगा, टोल टैक्स भरना पड़ेगा क्योंकि उनकी गाड़ियों से कंजेशन होता है, तब जो उनकी व्हीकल्स हैं वो और ज़्यादा कॉस्टली हो जाएंगी। अब जब व्हीकल कॉस्टली हो जाएगी तो उसकी अट्रैक्टिवनेस कम हो जाएगी। तो यही चीज़ें हो रही हैं OTT सर्विसेज को लेके। ये जो टोल टैक्स है ये हो गया आपका टेलीकॉम कंपनीज, ये हो गए आपके कस्टमर्स। इस तरीके से आप इस पूरे चीज़ को समझ सकते हैं। तो एक टाइप से अब अगर OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, एयरटेल अब उनको ज़्यादा अगर चार्ज करेगा तो वो जो पूरा कॉस्ट है OTT प्लेटफॉर्म्स का, जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है वो बढ़ जाएगा। अब उसका सीधे बर्डन किस पे आएगा, सीधे सीधे कस्टमर्स पे आएगा उनका बर्डन। एंड ये कस्टमर्स के लिए ख़राब है क्योंकि अभी तक हम लोग अब बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं OTT प्लेटफॉर्म्स पे, ठीक है, तो इसलिए हमारा कॉस्ट भी ज़्यादा बढ़ जाएगा।
तो अब एक बार हम देख लेते हैं जो ट्राई है उसका रेगुलेशन 2016 में जो है ट्राई ने बोला था, TRAI ने, कि हम लोग नेट न्यूट्रलिटी के बेसिस पर ही सबका रेगुलेशन करेंगे। ठीक है, कोई भी ट्रैफिक होता है, इंटरनेट ट्रैफिक या डेटा ट्रांसफ़र, उसके खिलाफ हम कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। तो ये एक टाइप से जो नेट न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट हमने इंडिया में 2016 में अपनाया था, ये एक अच्छा स्टेप था। और बाकी जो कंट्रीज़ थी उन्होंने भी इसे यूज़ करना शुरू किया था, जैसे यूरोपियन यूनियन हो गया। अब इम्पॉर्टेंस क्या है नेट न्यूट्रलिटी की? सबसे पहली बात तो जो ओपन इंटरनेट का इथॉस है कि भाई स्पिरिट है कि सब कुछ इक्वल होना चाहिए, ओपन एक्सेस होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये स्पिरिट बनी रहती है। वरना इसमें भी इनइक्वालिटी आ जाएगी, जो लोग अमीर हैं वही सिर्फ लोग एक्सेस कर पाएंगे इंटरनेट और जो गरीब हैं नहीं कर पाएगा, ये इशू आ जाएगा। एक टाइप से इससे इनोवेशन और कंपटीशन और का इन्वायरमेंट बढ़ता है, कंज्यूमर वेलफेयर बढ़ता है। एंड इंडिया के लिए नेट न्यूट्रलिटी आज के समय में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया अब अपना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है। इसलिए ये हो गया आपका नेट न्यूट्रलिटी वाला आर्टिकल। अब आता है आपका हाउ पर्सनल डेटा ऑफ 815 मिलियन इंडियंस गॉट ब्रीच्ड। तो इसकी अगर रेलेवेंस समझा दूं, प्रीलिम्स में ये आपका इम्पॉर्टेंट है। आपके जो अलग अलग कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, अलग अलग टाइप के वायरस हो गए या फिर प्रोग्राम्स हो गए, जैसे पेगासस हो गया, जैसे वानाक्राई हो गया, जैसे पीटिया हो गया, ठीक है, जैसे डी ट्रैक हो गया। तो ये सब क्या हैं, ठीक है, और अलग अलग टाइप्स क्या होते हैं साइबर क्राइम्स के, ठीक है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड अगर मेंस की अगर बात करें, मेंस के में ये आपका प्योरली GS3 का इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है, ठीक है। GS3 में आपका इंटरनल सिक्योरिटी में साइबर क्राइम, एंड आपका GS2 में आपका E-गवर्नेंस, इन दोनों पार्ट ऑफ सिलेबस में ये आता है। तो आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये पढ़ने की ज़रूरत है। तो एक बार देखते हैं कि ये किस बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे बात हुई थी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम की, ठीक है। तो एक बार हम उसके बारे में कुछ थ्योरी देख लेते हैं कि CERT क्या है, कि साइबर क्राइम को फाइट करने के लिए CERT जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो क्या है, इस आर्टिकल में इसका मेंशन हुआ था, तो हम इसके बारे में देख लेते हैं कि अबाउट इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इज़ अ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये इस मिनिस्ट्री में आता है। इट इज़ अ नेशनल नोडल एजेंसी फॉर रिस्पॉन्डिंग टू द कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट एज एंड व्हेन दे अकर। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सिक्योरिंग इंडियन साइबर स्पेस हैज़ बीन ऑपरेशनल सिंस जनवरी 2004। तो कोई भी इंडिया में साइबर अटैक होता है या फिर कुछ भी साइबर इशू होता है, सबसे पहले ये एक्ट करता है। अब इसके फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस में कलेक्शन होता है, एनालिसिस, डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन साइबर इंसिडेंट्स, फोरकास्ट करता है, अलर्ट करता है अगर कोई साइबर ब्रीच हुआ हो, इमरजेंसी मेजर लेता है, ठीक है, किसी भी इंसिडेंट के लिए, कोऑर्डिनेशन करता है दूसरी बॉडीज से, गाइडलाइंस इशू करता है, एडवाइजरीज इशू करता है, ठीक है। उसके बाद वाइट पेपर्स इशू करता है रिलेटिंग टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रैक्टिस, प्रोसीजर्स, प्रिवेंशन, रिस्पॉन्स एंड रिपोर्टिंग ऑफ साइबर इंसिडेंट्स। तो अब एक बार देख लेते हैं इस आर्टिकल में क्या बात हो रही है। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, 815 मिलियन इंडियंस का जो पर्सनल डेटा है वो ब्रीच हो गया है, ठीक है, वो लीक हो गया है, ठीक है। कि जो एक री-सिक्योरिटी है, आपका अमेरिकन साइबर सिक्योरिटी फर्म है री-सिक्योरिटी, इसने इन्फॉर्म किया है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन है 815 मिलियन इंडियंस की, जैसे आधार डेटा, वोटर ID, पासपोर्ट डिटेल्स, ये आपका डार्क वेब में लीक हो चुका है। वहाँ पे ऐसा करते हैं लोग, ये इन्फॉर्मेशन लाते हैं एंड इसको सेल करते हैं, ठीक है। कहते हैं कि मेरे पास इतने लोगों की इन्फॉर्मेशन है, मुझे $1 लाख या फिर $1 मिलियन में मैं को जो मुझे देगा मैं उसे ये इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो ऐसा ट्रेड होता है इन्फॉर्मेशन का। एंड ये इन्फॉर्मेशन जो लीक हुई है,
ये कहाँ से लीक हुई है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डेटा से। तो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन क्या होती है? जो कि किसी भी व्यक्ति को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करी जा सकती है, जैसे उसके फिंगरप्रिंट हो गए, बायोमेट्रिक्स हो गए, जैसे उसका नाम हो गया, पता हो गया, उसका पेरेंट्स का नेम हो गया, आधार नंबर हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर हो गया। तो बहुत पर्सनल डिटेल्स जो होती हैं। तो यहाँ पे बात करी है उसके बाद पर्सनल आइडेंटिफिकेशन डेटा के बारे में कि इंडिया स्टिल नीड्स अ साइबर सिक्योरिटी ट्रांजिशन डेटा लीक प्रीवियसली। ठीक है, ट्रांजिशन अभी हमारे पास इतना रोबस्ट साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है एंड इंडिया को अभी भी उधर ट्रांजिशन करने में समय है। एंड पहले भी डेटा लीक हो चुका है, जैसे आधार का डेटा 2018 में, 19 में, 21 में लीक हो चुका है। ठीक है, किसान जो स्कीम है, किसान वेबसाइट है, उसके ऊपर से जो फार्मर्स का डेटा है वो पूरा लीक हो चुका है। जो आपका कोविन के टाइम कोविन वेबसाइट पे, पोर्टल पे जो भी लोगों का डेटा था वो लीक हो चुका है। और जो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है उसका काम होता है, वो रिव्यू कर रहा है अभी इस पूरा डेटा ब्रीच को। और गवर्नमेंट क्या क्लेम करती है कि जितना भी डेटा है आधार का वो सेफ़ है एंड इसका कभी ब्रीच नहीं हुआ है। एंड अब एक और सवाल होता है कि यहाँ पे देखिए, डार्क वेब पे ट्रेडिंग तो करते हैं इतने सारे डेटा की, तो लेकिन इससे करते क्या हैं? डेटा अगर ले लेंगे तो उससे क्या दिक्कत है हम लोगों को? वो एक खतरे की बात इसलिए है क्योंकि फिर ऑनलाइन बैंकिंग थेफ्ट के लिए डेटा मिल जाता है, क्रेडिट कार्ड डिटेल मिल जाता है, डेबिट कार्ड का स्टोर डेटा मिल जाता है। ठीक है, मोबाइल नंबर्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो इससे ऑनलाइन बैंकिंग थेफ्ट हो जाते हैं, बैंक अकाउंट डिटेल्स मिल जाते हैं, टैक्स फ्रॉड्स होते हैं, इससे फाइनेंशियल क्राइम्स होते हैं, ये होता है। तो इसके चलते हम यूज़र्स क्या कर सकते हैं कि जब भी कोई अननोन ईमेल हो उसको खोलते हुए सतर्क रहें। एक बार हम कंफर्म कर लें कि ये कहाँ से आया है। ठीक है, क्या हम उस ईमेल को एक्सपेक्ट कर रहे थे या नहीं, या फिर एक अननोन सोर्स से ईमेल आया हुआ लग रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो आईडीज़ हैं, पासवर्ड्स हैं, उनको कॉन्स्टेंटली चेंज करते रहें और जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है उसको हम लोग यूज़ करें। अब उसके बाद हम एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये आपके यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। मैं चाहूँगा आप स्क्रीन को पॉज करें, ठीक है, एंड इनको रीड करें एंड कमेंट बॉक्स में आंसर करें इनको। सो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। ये है आपका जजेस के अपॉइंटमेंट के बारे में। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। आप पॉज करिए, रीड द क्वेश्चन एंड आंसर इन द कमेंट बॉक्स। ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। इसको भी पॉज करिए, रीड करिए, आंसर करिए। ये हो गया आपका फोर्थ क्वेश्चन। ये है आपका एक आंसर राइटिंग वाला का मेंस का क्वेश्चन। ये आपका GS 3 का इंटरनल सिक्योरिटी का क्वेश्चन है। व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी? कीपिंग इन व्यू द चैलेंजेस इन द साइबर सिक्योरिटी, एग्जामिन द एक्सटेंट टू विच इंडिया हैज सक्सेसफुली डेवलप्ड द कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी। ये आपका 250 वर्ड्स एंड 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसको आप कमेंट बॉक्स में आप इसको आंसर कर सकते हैं एंड उसका आपको रिव्यू, अगर आप आंसर करते हैं इसका, फिर रिव्यू मिल जाएगा। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं एंड उसका आपको आंसर मिल जाएगा। टिल देन, थैंक यू।